नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ मजदूर संगठनों की मांगों को लेकर एक बैठक की आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने झज्जर के झाड़ली में कंपनी कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी खोलने समेत पैक्स कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया का लाभ देने के निर्देश भी जारी किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चंडीगढ़ में भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ मजदूर संगठनों की मांगों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झाड़ली क्षेत्र में राष्ट्रीय पावर प्लांट के अलावा कई कंपनियों के उद्योग हैं जिनमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी काम करते हैं और इसीलिए इस क्षेत्र में ईएसआई डिस्पेंसरी खोलना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों की तर्ज पर ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का वेतन हर महीने सुनिश्चित करने के लिए कोष की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से उन्हें समय पर वेतन मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए अलग से फंड जारी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए टर्म अपॉइंटीज कर्मचारियों को पदनामित किया जाए। मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड में अनुबंधित कर्मचारियों से कोई हादसा होने पर एक तरफा जांच न कर कर्मचारियों को अंतिम सुनवाई का अवसर दिए जाने के निर्देश भी दिए। हरियाणा में श्रम कानूनों में बदलाव किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव से पहले मजदूर संघ एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों से सुझाव लिए जाएं, ताकि मजदूरों के लिए बनाए जाने वाले कानून मजदूर हितैषी हों। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश का न्यूनतम बेसिक डीसी रेट निर्धारित होगा। इसके अलावा एनसीआर क्षेत्र समेत दूसरे जिलों में कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए स्लैब बनाकर नए डीसी रेट तय किए जाएंगे। डीसी रेट में महंगाई दर के मुताबिक बढ़ोतरी होती रहेगी। उन्होंने कहा कि आड़तियों की तरह अगर कोई पैक्स लाइसेंस लेना चाहता है तो मार्केटिंग बोर्ड उन्हें अनुमति देगा। बैठक में पैक्स कर्मचारियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मजदूरों के हर उचित मांग को पूरा करने और उनके समक्ष जाने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ हरियाणा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बेहतर काम कर रही है। इस संघ का मुख्य ध्येय देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम, जिसे सरकार के साथ मिलकर पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ के डेलीगेशन की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें नियमानुसार पूरा करने का भरोसा भी दिया। मजदूर संघ ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के कल्याण हेतु गठित कौशल रोजगार विकास निगम एवं असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला एकीकृत विकास योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और इसे आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए पंचकुला एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने सेक्टर 5 पंचकुला को व्यावसायिक दृष्टि से नई पहचान दिलाने और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए विशेष योजना तैयार करने के भी निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि पंचकुला की विकास योजना के अंतर्गत मोरनी क्षेत्र में पंचकुला से मंधाना, मंधाना से मोरनी, मोरनी से टिक्कर ताल और टिक्कर ताल से रायपुर रानी तक के सड़क मार्ग को चौड़ाकरण और सुंदरीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा रामगढ़ से हिमाचल प्रदेश तक प्रस्तावित सड़क के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में काम किया जाए ताकि पर्यटकों का आवागमन सुगम हो सके। बैठक में बताया गया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से पंचकुला की सीधी कनेक्टिविटी का काम भी प्रगति पर है और इसके लिए घग्गर नदी पर पुल भी निर्माणाधीन है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी में पैरासेलिंग,
पैरामोटर्स और जेट स्कूटर जैसी साहसिक गतिविधियों को जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि मोरनी में चिन्हित किए गए ट्रैकिंग रूट का जल्द शुभारंभ किया जाए और इन ट्रैकिंग रूट पर सुरक्षित ट्रैकिंग के लिए यूथ क्लब या एडवेंचर क्लब को साथ जोड़ा जाए। यमुनानगर में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मानसून सत्र की जानकारी दी है और कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी जानकारियां दी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आंदोलन के मुद्दे पर पहले भी सदन में विस्तार से चर्चा हो चुकी थी। कॉल मोशन अटेंशन की जरूरत नहीं थी, जब पहले ही एजेंट मोशन आया हुआ था। जहां तक 0 आवर की बात है तो उनको टाइम दिया गया था। इस मुद्दे पर 1-2 विधायकों ने जो बात कही वो सही नहीं थी। कांग्रेस जिस तरह से इसका समर्थन कर रही है वो बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर आप अपनी बात करोगे और दूसरों को बोलने नहीं दोगे और दूसरों को कोई कार्यक्रम नहीं करने दोगे, ये लोकतंत्र के साथ साथ विकास के लिए भी बड़ा खतरा है। आंदोलन था, उस पर एडजमेंट मोशन पिछली बार आया था और वो एक लंबा विषय उन्होंने रख लिया था। अब अगर उस पर दोबारा कॉल टेंशन लेके आते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है। एडजमेंट मोशन आएगा तो कॉल टेंशन की कोई उसमें बात रही नहीं है। फिर उस पर चर्चा काफ़ी विस्तार के साथ हुई थी और जहाँ तक जो 0 आवर है उसमें टाइम दिया गया और जिस प्रकार की बातें 1-2 विधायक ने कही मैं समझता हूँ वो बिल्कुल सही नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस इसका समर्थन कर रही मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र को अगर चलाना तो ये जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर आप अपनी अपनी बात कहोगे, दूसरे को बोलने नहीं दोगे, आप दूसरे को प्रोग्राम नहीं करने दोगा, ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं, डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कि आप अगर मंत्री को, एमएलए को उसके हल्के में नहीं जाने देंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? डेवलपमेंट तो वही कराएगा ना जी, लोग उससे ही डिमांड करेंगे, उसको ही आप जाने देते। तो आप लोकतंत्र के भी खिलाफ हैं और आप डेवलपमेंट के भी खिलाफ हैं और योजनाबद्ध तरीके से है। मेरा आरोप है उनके ऊपर कि 100% वो लोग उसके डेवलपमेंट के खिलाफ हैं और इस प्रकार का षड्यंत्र वो रच रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 500 किसानों की वहां पर मौत हुई है, उसकी जिम्मेदार या तो किसान यूनियन है या फिर ये लोग जिन्होंने आंदोलन में हुई मौतों पर महामंडित करने का काम किया, उकसाने का काम किया कि वो शहीद हो गए। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि 500 किसान की वहां डेथ हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये डेथ जो हुई ना इसके लिए जिम्मेदारी तो किसान यूनियन है और या ये लोग हैं, क्योंकि जिन लोगों की डेथ हुई इन्होंने उनको महामंडित करने का काम किया कि शहीद होंगे, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई एक जान चली गई तो उनको ये लगा कि ये भी एक बड़ा भारी काम कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने उनको महामंडित करके बल्कि उनको उकसाया इस काम के लिए। और मेरा दूसरा ये है कि जिस समय वो डेथ हुई उस समय सर्दियों के दिन थे। आम बातचीत में भी हम कहते हैं गाँव में कि भाई अगर ये सर्दियां हमारा बुजुर्ग निकाल गया तो 1 साल और निकाल जाएगा। तो ऑक्सीजन कांग्रेस में ऑक्सीजन की कमी होती है और जिस उम्र के ज्यादा हमारे लंग्स उतना काम करते नहीं है, तो उसके कारण पहले भी कोई पहली बार नहीं है, पहले भी गांव में भी कहीं शहर में भी सब जगह डेथ बढ़ती है बुजुर्गों की। और ऐसे मौसम में हमने उन बुजुर्गों को जिनकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, 80 साल है, उनको बाहर सड़क पे लेके आए। जब हमें पता चल गया कि 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग की डेथ होगी तो निश्चित तौर से उस पर विचार नहीं करना चाहिए था। तो इनको विचार करना चाहिए था। अगर ये उनके हमदर्द थे वास्तविकता में किसान के, तो इन्हें उन बुजुर्ग किसानों को कहना चाहिए था कि आप अपने घर चल जाओ, हम यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। लेकिन इनका टारगेट तो कुछ और दूसरा था। ये चाह रहे थे कि अगर ये डेथ होगी तो सरकार के ऊपर हम दबाव बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो शहीद होंगे, आप तो शहीद होंगे। तो उनको उकसाने का काम किया। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस की बात थी मैं बिल्कुल उसकी आलोचना करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि इस आंदोलन का समर्थन करना किसी भी राजनीतिक दल का जो इसका समर्थन करता है तो निश्चित तौर से वो लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामले पर कहा कि हर बात के लिए सीबीआई जांच नहीं होती, हमारी पुलिस ठीक से जांच कर रही है। हमारी पुलिस ने जम्मू तक जितने भी इसमें जुड़े हुए थे अपराधी थे उन सब की जांच की और ज्यादातर लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।
जब हम ठीक दिशा में जा रहे हैं और सही जांच कर रहे हैं, हम अपने अधिकारियों का मनोबल नहीं तोड़ेंगे। देखिए, हर बात के लिए सीबीआई जांच नहीं होती। अगर हमारे से ठीक से जांच नहीं होती, हमारी पुलिस ठीक से जांच नहीं करती, तो फिर तो हम सीबीआई को देंगे। लेकिन अगर हमारी पुलिस ठीक से जांच करेगी, हमारी पुलिस ने जम्मू तक जितने भी इसमें जुड़े हुए अपराधी थे उन सब की जांच कर ली, ज्यादातर लोगों को अपने अरेस्ट कर लिया। तो जब हम ठीक दिशा में जा रहे हैं और सही काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने जो अधिकारी हैं उनको हतोत्साहित नहीं करेंगे। काम तो उनसे लेना, हर काम हम सीबीआई से नहीं कराएंगे। हाँ, अगर हमारे अधिकारी उसमें सफल होते हैं फिर हम उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे अधिकारी ठीक से काम करें तो पहले उस। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में कई बार पेपर खाली छोड़कर आने वालों का भी सिलेक्शन कर दिया गया था और कोर्ट ने भी कांग्रेस की भर्तियों पर टिप्पणी करते हुए एचएसएससी को लाला की दुकान तक कह दिया था। नहीं, ये मैंने उन पर आरोप लगाया और ये बात कोई मेरा आरोप नहीं है, ये तो कोर्ट का आरोप है। कोर्ट ने जब जो ड्राइंग टीचर थे, जो पीटीआई थे, तो उनके सारे नॉर्म इन्होंने चेंज कर दिए और बार बार नॉर्म चेंज करके जिस प्रकार से ने भर्ती करी उस पे कोर्ट ने कहा कि ये तो लाला की दुकान बन गई। कोर्ट ने कहा, कोर्ट की टिप्पणी है ये कांग्रेस की भर्तियों के ऊपर कि ये लाला की दुकान है और जो आयोग का चेयरमैन है वो केवल एक दिखावा है, वो कोई चेयरमैन जैसा काम नहीं। और ये व्यवहार में था कि चेयरमैन बजाय वहां उनकी सिलेक्शन करने के वो तो लिस्ट में ये देखता था कि मेरा आदमी कोई आया नहीं आया। उसकी डिमांड ये होती थी कि हमारे आदमी भी लगाओ, आपके तो हम सारे लगाने लग रहे, आप हमारे भी लोग लगाओ। इस प्रकार से होता। आपके ध्यान होगा पहले इस प्रकार का आम रिवाज चलता था कि पेपर कोरा छोड़ आओ, तो बाद में आपके अरे यहाँ तो कुछ अधिकारियों के ऊपर तक भी इस प्रकार के आरोप है, कुछ लोग इस प्रकार की सिलेक्शन हुई थी उन लोगों की कि वो कोरा पेपर छोड़ गए थे। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सब कुछ मेरिट के आधार पर है और पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी जा रही हैं। लेकिन आज सब कुछ जो है वो मेरिट पे है। आज जो भी विद्यार्थी है पेपर देता है उसकी 3 कॉपी बढ़ती है। एक कॉपी जहां आयोग के पास रहती है, दूसरी कॉपी एक कॉपी सील की जाती है और एक कॉपी जो है वो स्टूडेंट के पास रहती है और 2 या 3 दिन के बाद आंसर की दे जाती है। तो उसमें कैंडिडेट है वो अपने पेपर को स्वयं चेक कर सकता है और वो इस बात का दावा कर सकता है कि देखिए मेरे नंबर इतने नहीं इतने, और उसको कोई चैलेंज नहीं। और अगर मिल भी जाए दोनों, अगर आयोग और जो परीक्षार्थी है वो दोनों मिल भी जाए तब भी वो उसमें गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरी कॉपी सीलबंद है और वो कोर्ट के आदेश से खुलेगी। तो वो सारी शंकाएं हमने दूर कर दी, चाहे हमने जैम्बर लगाने की बात है, चाहे हमने पुलिस की बात है और चाहे हमने सिद्धि जो आयोग का चेयरमैन है उसमें सिद्धि वहां से ब्रॉडकास्टिंग उसके जाती है। तो वो सारा का सारा हमने व्यवस्था कर रखी, कहीं भी किसी प्रकार की हेराफेरी हमारी सरकार में नहीं, और हमने उसका पूरा इंतजाम किया और बिल्कुल फेयर नौकरियां। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर विपक्ष ये कहता है कि मानसून सत्र के दौरान विपक्ष को बोलने का समय नहीं दिया गया तो उसके लिए हम समय निकलवा सकते हैं। जितनी उनकी संख्या है उससे ज्यादा समय विपक्ष को दिया गया। जनता टीवी के लिए यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला वासियों को लगभग 6.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसके तहत पंचकुला के सेक्टर 31 में बनने वाले सामुदायिक भवन और गांव नाड़ा में जलापूर्ति लाइन समेत सीवेज लाइन को बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला वासियों को नई सौगात देते हुए सेक्टर 31 पंचकुला में सामुदायिक भवन, गांव नाड़ा में जलापूर्ति लाइन और सीवरेज लाइन बिछाने के लिए विधिवत भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल और बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 31 और गांव नाड़ा के निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 2 एकड़ भूमि पर बनने वाली इस सामुदायिक भवन में वरिष्ठ नागरिकों से लेकर युवाओं की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन में लाइब्रेरी के साथ साथ बैडमिंटन हॉल, स्क्वैश कोर्ट, बैंक्वेट हॉल, महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था, स्वीट, ब्राइडल रूम, जिम, टेबल टेनिस रूम, बास्केटबॉल ग्राउंड आदि की सुविधा होगी।
उन्होंने कहा कि ये सामुदायिक केंद्र लगभग 1 साल 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने से सेक्टर 31 के साथ साथ सभी जिला वासियों को लाभ मिलेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गांव नाडा में लगभग 5-5 किलोमीटर लंबी जलापूर्ति सीवरेज लाइन बिछाने से पीने के पानी और सीवरेज की समस्या का समाधान होगा। इस कार्य पर लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्च आएगा और इस कार्य को 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव नाडा में पीने के पानी की सुचारू व्यवस्था करने के साथ साथ गांव के सीवरेज को सेक्टर 31 के सीवरेज के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के अनुरूप गांव में लोगों को शहर की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना है। देखिए, आज सेक्टर 31 में और जिसके साथ गांव नाडा साहब जुड़ा हुआ है, उसमें एक भव्य जो सामुदायिक केंद्र है उसकी आधारशिला रखी गई है, जो लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ की जो सीवर व्यवस्था है, पूरे के पूरे जो 7 यहाँ के पॉइंट्स हैं, उनको 7 पॉइंट्स को जोड़ करके पूरी सीवर व्यवस्था लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से और 90 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है वो HSVP के द्वारा की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये तीनों चीज़ें आने से यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो सेक्टर के लोग हैं, उनके जीवन स्तर के अंदर काफ़ी सुधार होगा। और विशेष तौर पर जो हमने कम्युनिटी सेंटर बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर यहाँ के लोगों की ज़रूरत को देखते हुए, मांग को देखते हुए, कम्युनिटी सेंटर के अंदर हमने सपोर्ट्स का भी इंतज़ाम किया है कि जहाँ पर बैडमिंटन की हॉल हो, यहाँ पर एक कबड्डी की ये बैडमिंटन का हॉल हो, यहाँ पर जिम हो, यहाँ पर लाइब्रेरी हो, टेबल टेनिस का हॉल हो। ये सारी व्यवस्थाएं इस हमने कम्युनिटी सेंटर के अंदर की हैं और मैं समझता हूँ जब ये बन करके तैयार होगा, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पंचकुला के विकास पर विशेष ध्यान रहा है। परसों ही विधानसभा में पंचकुला को बड़ी सौगात देते हुए पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का बिल पास हुआ है। PMDA के गठन से पंचकुला के विकास को नए पंख लगेंगे। जनता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शिवरान की रिपोर्ट। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि चंडीगढ़ उत्तर भारत के निवासियों के लिए एक बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं को देने वाला संस्थान है और इसके पुराने भवन को पुनर्निर्माण और नवीनीकरण करने के लिए वो कुछ सुझाव उनसे मिलकर देना चाहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि वो उनका ध्यान एक ऐसे मामले की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो बड़े जनहित से संबंधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि PGI चंडीगढ़ उत्तरी क्षेत्र का एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है। PGI चंडीगढ़ में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहाँ सभी हाईटेक और मल्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए समय की आवश्यकता और मांग के मुताबिक नए भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। ये चंडीगढ़ एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। ये चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, J&K, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के मरीजों को यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ के लिए आना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे विभागों की बिल्डिंगें नहीं बन चुकी हैं, बहुत सारी अच्छी मशीनरी है, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड यहाँ पर स्टाफ एंड डॉक्टर्स हैं। लेकिन ये जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, इसको नेहरू ब्लॉक कहते हैं। ये 1950 में बना था। उस वक्त का आर्किटेक्चर और आज के आर्किटेक्चर में बहुत फर्क है। और ना तो ये सेंट्रल एयर कंडीशन है, ना इसके कमरों की, गलियों की जो आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक चौड़ाई होनी चाहिए, ना वो है। तो मैंने केंद्रीय मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को ये पत्र लिखा है कि इस ब्लॉक को
वो तोड़कर जहाँ तो नया बनाएगा, और जहाँ इसकी आज की आवश्यकताओं के मुताबिक जो आज के स्टैंडर्ड है, NABH का स्टैंडर्ड है कि लिफ्ट कहाँ होनी चाहिए, कितनी चौड़ी होनी चाहिए, सीढ़ियाँ कितनी होनी चाहिए, लैब कहाँ होनी चाहिए, ये अब स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इसको बनाया जाए। हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों को चौथी और 5वीं कक्षा के लिए खोलने के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं और इसके तहत 1 सितंबर से सभी प्राइमरी स्कूलों में केवल चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी, साथ ही कोविड नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। वहीं बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का भी विकल्प जारी रहेगा। नूंह के लघु सचिवालय स्थित मीटिंग हॉल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की, जहां कुल 14 समस्याओं को उन्होंने सुना, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया तो कुछ शिकायतों को अगली बैठक के लिए पेंडिंग रख दिया, जिसकी जानकारी डॉक्टर बनवारी लाल ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शहीदों का सम्मान करती है, इसलिए मेवात जिले के नाई नंगला गांव के शहीद अजरुद्दीन की याद में उनके गांव में स्कूल का नामकरण शहीद अजरुद्दीन के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शहीद अजरुद्दीन को जिन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उनके कागजात सरकार का कोई प्रतिनिधि या फिर आला अधिकारी शहीद के घर पहुंचकर उनको ये लाभ देने का काम करेगा। रोहतक में दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया, जहां सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान सांसद अरविंद शर्मा ने दिव्यांगों को अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इलेक्ट्रिकल साइकिल और कृत्रिम अंग भेंट किए। सांसद अरविंद शर्मा ने अरावली पावर कंपनी का धन्यवाद किया। वहीं सांसद ने कहा कि दिव्यांग लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। और आज दूसरा शिविर है जिसमें 634 लोगों को साइकिल और कृत्रिम अंग भेंट किए गए, जिनकी करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए कीमत है। वहीं उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मोदी सरकार किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आई, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने आंदोलन पर कहा कि मिल बैठकर ही हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। PCL कंपनी इसमें जुड़ी हुई है और कॉरपोरेट हाउस है ये, और कॉरपोरेट कंपनी है। आप देखेंगे कि पहले 6 महीने पहले हमने ये कोविड की महामारी के दौरान ये शिविर रखा था। कोविड की वजह से जो काफ़ी हमारे पात्र थे, जिनको ये इंस्ट्रूमेंट मिलने चाहिए थे, वो उसमें शिरकत उस समय अटेंड नहीं कर सके थे। लेकिन हमने ये बात रखी थी मंत्री जी को, कृष्णपाल गुर्जर जी उस समय मंत्री थे, अब उनका महकमा बदल करके डॉक्टर वीरेंद्र जी अब मंत्री हैं। लेकिन वो अपनी कार्रवाई पूरी करके गए और उनके रहते रहते उन्होंने बात रखी कि जो भी रह गए हैं, एक हम बहुत जल्दी फिर से शिविर जो है इसको आयोजित करा देते हैं। मैं उनका मंत्रालय का भी, मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत जल्दी उस शिविर का आयोजन किया। और अरावली पावर कंपनी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी मिल करके हमारे विकलांग भाई बहनों को बहुत सम्मान दिया और बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को इसको जामा पहुँचा। ऐसा है, कोविड की महामारी है, अधिकारी भी लगे रहते हैं, आप सबको भी पता है, और कोशिश करेंगे और ज़्यादा मुस्तैदी के साथ सारे हम मिल करके, सबका सामूहिक काम है ये। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का सबका ध्यान रखने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये देखो आप सारी बातें हम सब मिलकर के देख रहे हैं। और इन्हीं के दौरान इसी नेतृत्व के अंडर में सारी बातें हो रही हैं कि भी सबका साथ ध्यान रखते हुए हम सबका भी फर्ज बनता है, हम भी एक दूसरे का ध्यान रखें, विकलांग भाई बहनों का भी हम ध्यान रखें और ये प्रशासन से भी बात करके इसको और ठीक से करें। लागत से ये है मेरा ख्याल कितना है, टोटल जो है 634 लोगों को दिया है और 141 यानी कि 1 करोड़ 41 लाख लगभग 1 करोड़ 41 लाख का सामान लगभग दिया है। देखिए, बार बार आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त पर किसानों के लिए कितना सम्मान है, किसान हमारे अन्नदाता हैं, कितनी बड़ी बातें, कितनी सारी योजनाएं किसानों के लिए सरकार लेकर के आ रही है। और अभी भी किसी को भी कोई बात है, यही सरकार का है, प्रधानमंत्री जी का है
यही हमारे मुख्यमंत्री जी का है कि किसानों की आमदन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, उनको दुगना करें, उससे भी आगे बढ़ाएं। उसी के तहत में सारे के सारा काम चल रहा है। और किसी को भी अगर कोई बात है तो बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत करके बैठ करके सारा समझाया जा सकता है। हरियाणा में बच्चों एवं महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डारे थीम विषय पर एक अभियान शुरू किया जा रहा है, जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण महीने के तहत चलेगा, जिसकी जानकारी हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने दी है। उन्होंने बताया है कि पोषण माह की शुरुआत आंगनबाड़ी वर्कर्स, सहायक, आशा वर्कर्स, ANM, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण कमेटी, ग्राम पंचायत, पोषण पंचायत के सदस्यों की ओर से एक रैली निकालकर की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में वाहनों और लाउड स्पीकरों के जरिए इसके लिए जागरूक किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल परिसरों, ग्राम पंचायत, अन्य स्थानों पर उपलब्ध भूमि पर सभी पणधारकों की ओर से पोषण वाटिका लगाई जाएंगी। इस दौरान लोगों को किचन गार्डन विकसित करने के बारे में भी जागरूक किया जाएगा, ताकि उन्हें रोजमर्रा की जरूरत की हरी सब्जियां घर पर ही मिल सकें। तो जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।